उस दोपहर शुष्क मौसम में मुंबई के बाहरी इलाके में एक आलीशान घर के पीछे बने कमल के तालाब से अचानक एक तीखी बदबू फैल गई। उसका पानी धीरे धीरे हिल रहा था, गहरा काला, मानो कीचड़ से भी ज्यादा कुछ छिपा रहा हो। पास से गुजरते पड़ोसी अपनी नाक बंद कर लेते। कुछ ने पीले चेहरों के साथ फुसफुसाया, नीचे वहां क्या है? वह तालाब कभी श्रीमती राधिका के परिवार के इकट्ठा होने की जगह हुआ करता था, हंसी मजाक से भरा हुआ। अब वह बड़ा घर खामोश था, केवल रिया बची थी, सबसे बड़ी बेटी, जो हमेशा मीठी मुस्कान और महंगे कपड़ों के साथ आदर्श दिखती थी। उसने कहा कि उसके माता पिता और परिवार ऋषिकेश में एक लंबी छुट्टी पर गए हैं। लेकिन हर बार जब पड़ोसी उसे रात में तालाब के किनारे खड़ा देखते, पानी के अंधेरे में खाली आंखों से घूरते हुए, तो एक भयानक एहसास रेंगने लगता। कुछ भयानक निश्चित रूप से उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। 2023 की गर्मियां क्रूर थी। सूरज बिना किसी रहम के चमक रहा था और गर्म हवा जैसे हर पत्ती को सुखा रही थी। लेकिन लोनावाला के बाहरी इलाके में बसे उस गांव के निवासियों को केवल गर्मी ही परेशान नहीं कर रही थी। हवा में कुछ और भी अंधेरा और भी भारी लटका हुआ था। श्रीमती राधिका और श्री सुरेश वर्मा का बड़ा घर खेतों के बीच शान से खड़ा था। उसकी सफेद दीवारें हमेशा रोशनी में चमकती थी। उसकी लाल छत दूर से ही दिखती थी। सालों से वह घर सफलता का प्रतीक था। उसके पीछे के आंगन में एक विशाल तालाब था जहां परिवार कमल की खेती करता था। वह तालाब केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि परिवार का गौरव था, एक ऐसी कहानी का स्रोत जिसे श्री सुरेश हमेशा पड़ोसियों को गर्व से सुनाते थे। लेकिन अब वह घर उतना गुलजार नहीं था। अब श्रीमती राधिका की बच्चों को पुकारने की आवाज नहीं थी, न ही चाची लता और चाचा ब्रजेश की हंसी थी जो अक्सर मदद करने आते थे। उस परिवार के 4 लोग, राधिका, सुरेश, लता और ब्रजेश, बस यूं ही गायब हो गए थे। कोई संदेश नहीं, कोई खबर नहीं। केवल एक ही व्यक्ति था जो हर दिन दिखाई देता था, रिया। रिया, परिवार की 35 वर्षीय सबसे बड़ी बेटी। सुंदर, ग्लैमर्स दिखने वाली, हमेशा महंगे कपड़ों, शानदार कारों और एक ऐसी मुस्कान के साथ दिखाई देती जो कभी फीकी नहीं पड़ती थी। सोशल मीडिया पर वह अक्सर छुट्टियों की तस्वीरें, महंगे रेस्टोरेंट में खाने की या शानदार बैग के साथ पोज देती हुई तस्वीरें पोस्ट करती थी। कई लोगों की नज़रों में रिया एक आधुनिक, सफल महिला का प्रतीक थी। हालांकि जब से उसका परिवार छुट्टी पर गया था, गांव वाले बेचैन होने लगे थे। रिया ने कहा कि उसके माता-पिता कमल के तालाब की देखभाल में कड़ी मेहनत करने के बाद एक लंबा आराम चाहते थे। वे ऋषिकेश में जीवन का आनंद ले रहे हैं, उसने कहा। शायद पूरे 1 महीने के लिए, उसने पड़ोसियों को समझाया। उसके शब्द मीठे लग रहे थे, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। श्री शर्मा, एक पड़ोसी जो दशकों से वर्मा परिवार को जानते थे, अपने संदेह को छिपा नहीं सके। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि कैसे हर शाम श्रीमती राधिका तालाब के किनारे बैठती थी, काई हटाती थी और हर गुजरने वाले को नमस्ते करती थी। उन्हें श्री सुरेश याद थे जो हमेशा इस बारे में बात करते थे कि कैसे उन्होंने उस तालाब को शून्य से बनाया था। उन्हें चाची लता याद थी, जो पड़ोसियों के साथ बांटने के लिए मिठाइयाँ लाना पसंद करती थी, और चाचा ब्रजेश भी, जो अपनी जवानी के बारे में कहानियाँ सुनाते हुए जोर-जोर से हंसते थे। ऐसे लोग बिना किसी खबर के बस यूं ही चले जाएं? असंभव। और भी अजीब बात यह थी कि हर रात रिया को हाथ में टॉर्च लिए तालाब के किनारे देखा जाता था। कभी वह नीचे झुकती, कभी बहुत देर तक खड़ी पानी की सतह को घूरती। जब पूछा जाता, तो वह हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देती,
बस कमल की जांच कर रही हूँ। अंकल, मम्मी ने कहा था कि कोई भी मुरझाना नहीं चाहिए। जवाब तार्किक लगता था, लेकिन आधी रात में कमल की जांच कौन करता है? तालाब खुद भी अजीब संकेत दिखाने लगा था। जो पानी आमतौर पर साफ रहता था, वह मैला हो गया था। कमल के फूल फैलने के बजाय तालाब के पूर्वी कोने में इकट्ठे हो गए थे, जैसे कोई चीज उन्हें खींच रही हो। एक अजीब, सड़ी हुई गंध नाक में चुभती, जो किसी को भी पास आने पर असहज कर देती। श्री शर्मा एक सुबह खेत के किनारे खड़े होकर बुदबुदाए, अजीब है, कमल वहां क्यों जमा हो रहे हैं? जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। उनकी नजर तालाब की ओर तेज हो गई और फिर अनजाने में रिया की ओर चली गई, जो एक उज्ज्वल चेहरे के साथ पौधों को पानी दे रही थी। उसकी मुस्कान मीठी थी, लेकिन श्री शर्मा के लिए वह मुस्कान एक नकाब की तरह ठंडी महसूस हुई, जो कुछ छिपा रही थी। न केवल श्री शर्मा, बल्कि श्रीमती गुप्ता, एक अन्य पड़ोसन जो विस्तार पर ध्यान देने के लिए जानी जाती थी, भी बेचैन होने लगी। वह एक बार आधी रात को उस घर के पास से गुजरी थी और तालाब की दिशा से एक अजीब आवाज सुनी थी। सामान्य पानी की आवाज नहीं, बल्कि कुछ भारी चीज को गीली मिट्टी पर घसीटने जैसी आवाज। जब उन्होंने अगले दिन रिया से पूछा, तो जवाब हमेशा वही था, शायद कोई बड़ा कछुआ हिल रहा हो। आंटी, चिंता मत कीजिए, हमारे तालाब में बहुत बड़े बड़े कछुए हैं। हालांकि यह कहते समय रिया की आंखें नीचे की ओर देख रही थी, नजरें मिलाने से बच रही थी। श्रीमती गुप्ता ने हर विवरण नोट किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गपशप फैलने लगी। किसी ने कहा कि उन्होंने रिया को रात में तालाब में कोई रासायनिक तरल डालते देखा है। किसी ने घर की बाड़ के पीछे से क्लोरीन की गंध आने का दावा किया। यहाँ तक कि एक पड़ोसी ने कसम खाई कि उसने एक बार उस बड़े घर की दिशा से एक दबी हुई सिसकी सुनी थी। लेकिन गपशप ही रही। किसी ने भी सीधे आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार रिया एक सम्मानित परिवार की बेटी थी। इसके अलावा उसकी शक्ल-सूरत हमेशा विश्वसनीय लगती थी। वह अक्सर पड़ोसियों को महंगे फलों के उपहार, आयातित मिठाइयाँ या चाय का एक डिब्बा देती और कहती, मम्मी ने ऋषिकेश से नमस्ते भेजा है। इन सबने लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर दिया, हालांकि संदेह गहराता जा रहा था। उस बड़े घर के अंदर केवल रिया थी, एक आदर्श मुस्कान वाली महिला जो अडिग लगती थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक खाली नजर थी, जो कभी-कभी उसकी आंखों में कौंध जाती, एक काली परछाई की तरह जो गायब नहीं हो सकती थी। और हर बार जब वह तालाब के किनारे खड़ी होती, चांदनी उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित होती, तो जो लोग संयोग से देखते, वे हमेशा एक ही चीज महसूस करते, जैसे कि वह तालाब अब कमल की खेती की जगह नहीं था, बल्कि एक पानी की कब्र थी जो एक जानलेवा राज छिपाए हुए थी। उस दोपहर गर्मी असहनीय थी। खेत की दिशा से आती हवा महीन धूल लेकर आई, जो नमक की तरह त्वचा पर चिपक गई। श्रीमती गुप्ता बांस की बाड़ पर खड़ी होकर वर्मा परिवार के बड़े घर के पीछे कमल के तालाब को देख रही थी। तालाब के पूर्वी कोने से छोटे छोटे बुलबुले एक एक करके निकले और फिर एक धीमी आवाज के साथ फूट गए। कमल के फूल वहां पत्थरों के एक समूह की तरह जमा हो गए थे। बदबू और भी तीखी हो गई थी। पानी इतना मैला क्यों हो गया है? वह बुदबुदाई। श्री शर्मा, जो अभी अभी खेत से लौटे थे, कच्ची सड़क के किनारे रुक गए। वह भी तालाब को देखते हुए अपनी टोपी से हवा करने लगे। अजीब है, कमल आमतौर पर भोजन की तलाश में फैलते हैं। अगर वे इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं, तो जरूर कुछ है। शाम को नुक्कड़ पर चाय की दुकान बॉलीवुड संगीत की आवाज से गुलजार थी।
श्रीमती गुप्ता और श्री शर्मा एक लंबी बेंच पर बैठे गर्म मीठी चाय का ऑर्डर दे रहे थे। बातचीत उसी विषय पर आ गई। वर्मा परिवार कहते हैं ऋषिकेश में छुट्टी पर हैं, दुकान के मालिक ने कहा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई खबर नहीं। आमतौर पर श्रीमती राधिका जब कहीं दूर जाती थी तो नमस्ते जरूर भेजती थी। कभी कभी तो मुझसे तालाब पर नजर रखने के लिए भी कहती थी। इस बार इतनी खामोशी और कोई पूजा पाठ भी नहीं, श्रीमती गुप्ता ने जोड़ा। माफ करना, यह सिर्फ मेरा एहसास है, लेकिन वह परिवार सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने में बहुत नियमित था। अब रिया उस बड़े घर में अकेली रहती है, कभी किसी को प्रार्थना के लिए नहीं बुलाती। कुछ अजीब है। श्री शर्मा ने सिर हिलाया। मैं भी हैरान हूँ। पहले हर शुक्रवार को एक छोटी सी पूजा होती थी। अब बरामदे की लाइटें जलती हैं, लेकिन घर ऐसा लगता है जैसे कोई रहता ही न हो। रिया मुस्कुराती रहती है, लेकिन वह मुस्कान ठंडी है। शाम ढलने से पहले एक काली सेडान कार उस बड़े घर के सामने रुकी। शीशे काले थे। एक साफ सुथरे सूट और चमकदार जूतों में एक आदमी बाहर निकला, हाथ में एक पतला ब्रीफकेस। उसका चेहरा पतला था, बाल चिकने थे। उसने लोहे के गेट पर दस्तक दी। रिया, हमें बात करनी है। उसकी आवाज धीमी लेकिन चुभने वाली थी। रिया एक साधारण लेकिन फिर भी महंगी दिखने वाली पोशाक में बाहर निकली। उसने अपने बाल संवारे और हमेशा की तरह मुस्कुराई। अरमान, अभी मैं व्यस्त हूँ। श्री शर्मा ने केले के एक पेड़ के पीछे अपनी सांस रोक ली, जानबूझकर हिले नहीं। श्रीमती गुप्ता, जो किराने का एक थैला लेकर गुजर रही थी, ने सहज रूप से अपने कदम धीमे कर लिए। अरमान आगे झुका। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई, लेकिन यह उन पड़ोसियों के कानों तक पहुंचने के लिए काफी थी। समय सीमा बीत चुकी है। खाली वादे मत दोहराओ। तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या होगा। रिया ने एक लंबी सांस ली। मुझे कुछ दिन दो। मैं इस तालाब, इस व्यवसाय को संभाल लूंगी। सब ठीक हो जाएगा। मुझे वादे नहीं, पैसे चाहिए, अरमान ने टोका। उसकी नजर एक पल के लिए तालाब की ओर गई। केवल एक पल के लिए, लेकिन यह श्री शर्मा के सीने में संदेह की आग जलाने के लिए काफी था। उस रात श्रीमती गुप्ता एक धीमी, घिसटने की आवाज से जाग गई, जैसे कोई भारी चीज गीली जमीन पर घसीटी जा रही हो। उन्होंने पर्दा हटाया। बगीचे की रोशनी में रिया तालाब के किनारे टॉर्च लिए खड़ी दिख रही थी। उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे। उसकी सांसें इतनी जोर से चल रही थी कि इतनी खामोशी में पड़ोसी के आंगन तक सुनाई दे रही थी। रिया ने एक छोटे जेरिकेन का ढक्कन खोला और एक दूधिया सफेद तरल को पानी में डाल दिया। एक तीखी गंध आई, फिश क्लीनर जैसी, लेकिन और भी तेज। अगली सुबह श्रीमती गुप्ता नमस्ते करने गईं। रिया बेटी, कल रात मैंने तुम्हें देखा, तालाब पर फिर से सफाई कर रही थी क्या? रिया थोड़ा हंसी। हाँ आंटी, पानी को देखभाल की जरूरत है ताकि कमल स्वस्थ रहें। मम्मी ने ऐसा ही संदेश भेजा था। श्रीमती राधिका को ऋषिकेश में होते हुए भी तालाब की याद है, श्रीमती गुप्ता ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा। वे अब कहाँ रह रहे हैं? उबुद में। उबुद? कल तो तुमने कहा था कि वे। एक पल के लिए रिया की मुस्कान तन गई। हाँ, मेरा मतलब है वे पहले वहां थे। अब वे उबुद चले गए हैं। मूड पर निर्भर करता है। उसने एक आयातित चाय का डिब्बा पेश किया। यह मम्मी ने भेजा है। कहा है कि अगर समय मिले तो पूजा में बांट देना।
पूजा। अच्छा है, श्रीमती गुप्ता ने सपाट लहजे को रोकते हुए कहा। अपने दिमाग में उसने अपनी असंगतियों की सूची में एक और अदृश्य अंक जोड़ा। फुसफुसाहट को शांत करने के लिए रिया ने आंगन में एक छोटी सी पार्टी रखी। एक लंबी मेज बड़े करीने से सजी हुई थी। महंगी मिठाइयाँ, आयातित फल, प्रीमियम ब्रांड का पानी। गांव की कुछ महिलाएं आईं, कुछ इसलिए क्योंकि वे मना नहीं कर सकती थी। रिया ने ऋषिकेश के बारे में, मंदिरों के बारे में, कला बाजार के बारे में कहानियां सुनाईं। उसने अपने फोन पर तस्वीरें दिखाईं। यह मम्मी एक कैफे में है, उसने कहा। श्रीमती गुप्ता ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा मसला। यह तो पिछले साल की तस्वीर है। मुझे वही साड़ी याद है। उस समय श्रीमती राधिका उसके डिजाइन के बारे में बहुत गर्व से बता रही थी। रिया एक पल के लिए चौंक गई और फिर तेजी से गैलरी बंद कर दी। आह, याददाश्त कभी कभी मिल जाती है, आंटी। माफ करना, मैंने गलत तस्वीर चुन ली। उसने फिर गिलास उठाकर ध्यान भटकाया। हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जल्द ही घर लौट आए। जबकि औपचारिक हंसी हवा में तैर रही थी, रिया की आंखें तालाब की ओर देखना बंद नहीं कर रही थी। ठीक उस मैले पूर्वी कोने पर, जहां कमल एक काले चट्टान की तरह जमा हो गए थे। शाम को श्री शर्मा ने बाहर से तालाब के किनारे की जांच की, घनी घास के बीच से चलते हुए। उनकी नजर एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर पड़ी जो घास में फंसा हुआ था। इसका पैटर्न एक फीके रंग की साड़ी का था, जिसके किनारे पर कीचड़ के धब्बे थे। उन्होंने उस पैटर्न को पहचान लिया, श्रीमती राधिका की पसंदीदा साड़ी, जिसे वह अक्सर कमल सुखाते समय पहनती थी। श्री शर्मा ने उस कपड़े को उठाया, लेकिन उसे सीधा करने से पहले ही बाड़ के पीछे से एक मैनिक्योर किए हुए हाथ ने तेजी से उसे पकड़ लिया। यह मेरा है, रिया ने कहा। उसका लहजा अभी भी मीठा था, लेकिन उसकी सांसें तेज लग रही थी। छूट गया था, माफ करना। उसने उस कपड़े को इतनी कसकर मोड़ा जैसे वह डर रही हो कि कुछ दिख जाएगा। श्री शर्मा ने उसे देर तक देखा। श्रीमती राधिका आमतौर पर इतनी लापरवाह नहीं थी। रिया ने अपने होंठ सिकोड़े। माता पिता जब छुट्टी पर होते हैं तो लापरवाह हो जाते हैं, अंकल। खुशी में ऐसा ही होता है। अगली रात श्रीमती गुप्ता ने एक सपना देखा। सपने में श्रीमती राधिका सफेद साड़ी में तालाब के किनारे खड़ी थी, एक टिमटिमाती टॉर्च पकड़े हुए। गुप्ता, उसकी आवाज धीमी थी। उस पानी को देखो, हमें डूबने मत दो। श्रीमती गुप्ता धड़कते दिल से जाग गईं। वह जानती थी कि सपने शायद केवल एक थके हुए दिमाग का खेल है, लेकिन उनका पूर्वाभास एक काले बादल की तरह भारी हो गया था। सुबह सुबह वह श्री शर्मा के पास गई। मुझे डर लग रहा है, शर्मा जी। उस तालाब में कुछ है। श्री शर्मा ने दूर देखा। मुझे भी। लेकिन हमें गपशप नहीं, सबूत चाहिए। रिया सोशल मीडिया पर और भी सक्रिय हो गई। उसकी स्टोरी हमेशा ऋषिकेश वाइब्स शीर्षक वाली होती थी। लेकिन श्रीमती गुप्ता की भतीजी, एक कॉलेज की छात्रा जो इंटरनेट की बारीकियों को समझती थी, ने फुसफुसाया, आंटी, यह एक पुराना वीडियो है। इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक पिछले साल वायरल हुआ था। और उसकी परछाई देखो, यह मानसून का मौसम है, शुष्क मौसम नहीं। श्रीमती गुप्ता ने थूक निगला। एक और टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। शाम ढलने से पहले अरमान फिर आया। इस बार बिना ज्यादा भूमिका के वह बरामदे पर इंतजार कर रहा था, अपनी कलाई पर घड़ी को थपथपाते हुए, एक ऐसी लय जो लोगों को घबरा देती थी। कब?
उसने संक्षिप्त रूप से पूछा जब रिया ने दरवाजा खोला। मैं कमल की फसल की व्यवस्था कर रही हूँ। एक खरीदार है। झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारा तालाब जांच लिया है, यह सामान्य नहीं है। अगर पानी से ऐसी बदबू आ रही है तो कोई फसल नहीं होगी। रिया ने अपना चेहरा तालाब की ओर मोड़ लिया। एक पल के लिए सतह के नीचे एक काली परछाई जैसी कोई चीज कौंधी। उसने अपनी उंगलियों को इतनी जोर से भींचा कि वे सफेद हो गईं। मुझे पैसे मिल जाएंगे, कसम से। अरमान थोड़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। विश्वास एक महंगी चीज है, रिया। और मेरा समय और भी महंगा है। वह चला गया, लेकिन एक बार फिर उसने तालाब के पूर्वी कोने की ओर देखा, जैसे किसी चीज के स्थान को याद कर रहा हो। रात हो गई। गांव की लाइटें एक एक करके जल उठीं। उस बड़े घर में रिया बैठक में अकेली खड़ी थी, एक बड़े आईने में खाली नजरों से देख रही थी। उसने अपना फोन जांचा, एक संदेश लिखा और फिर उसे मिटा दिया। दूर से ईशा की अजान गूंजी, हवा में शांति और बेचैनी का मिश्रण भेजती हुई। श्रीमती गुप्ता ने कुछ महिलाओं को नुक्कड़ पर बने छोटे से पूजा स्थल पर जाने का फैसला किया। हम वर्मा परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वे कहीं भी हों। प्रार्थना के बाद श्रीमती गुप्ता पीछे की गली से घर चली, जो बड़े घर की बगल की बाड़ से गुजरती थी। वहीं उन्होंने रिया को तालाब के किनारे खड़ा देखा, एक टॉर्च पकड़े हुए, पूर्वी कोने को घूरते हुए। बहुत देर तक। रिया, श्रीमती गुप्ता ने धीरे से पुकारा, हिचकिचाते हुए कि नमस्ते करें या चुप रहें। रिया तेजी से मुड़ी, टॉर्च ने उसके अपने चेहरे पर रोशनी डाली। रोशनी की चमक के पीछे उसकी आंखें खाली थीं। गुप्ता आंटी, रात हो गई है। अगर तुम्हें किसी साथी की जरूरत हो। इतने बड़े घर में अकेले रहना जरूर सुनसान लगता होगा। रिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सुंदर थी लेकिन आंखों तक नहीं पहुंची। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। उसने टॉर्च बंद कर दी, मुड़ी और अंदर चली गई। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले श्रीमती गुप्ता ने कुछ सुना। तालाब के कोने से एक धीमी, फूटने जैसी आवाज, जिसके बाद बुलबुले तेजी से ऊपर उठे। अगले दिन श्री शर्मा ने पूर्वी कोने के सबसे नजदीकी मेंढ के पास जाने की हिम्मत की। वह एक लंबा बांस का डंडा लेकर आए, यह नाटक करते हुए कि वह खेत और तालाब को जोड़ने वाली सिंचाई नहर की जांच कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने डंडे के सिरे को डुबोया, कीचड़ के तल को दबाते हुए। एक प्रतिरोध था, जैसे किसी ऐसी चीज को छू रहे हों जो मिट्टी नहीं थी। उन्होंने डंडा उठाया, पानी के छींटे पड़े। शर्मा अंकल, क्या कर रहे हैं? रिया की आवाज पीछे से आई। पता नहीं वह कब से वहां खड़ी थी। पानी के प्रवाह की जांच कर रहा हूं। डर है कि कहीं रुक न जाए। रिया बगल में आ गई, अपने शरीर से तालाब के कोने को ढकते हुए। उसे मैं देख लूंगी। यह मेरे घर का इलाका है। लहजा अभी भी नरम था, लेकिन उसके नीचे एक पतली सी स्टील थी। श्री शर्मा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, एक कदम पीछे हटे। ठीक है, लेकिन उनकी आंखें पानी की सतह को नहीं छोड़ रही थी, जो फिर से धीरे धीरे हिल रही थी। उस रात आसमान बिना तारों के था। अरमान ने रिया को एक संक्षिप्त संदेश भेजा, शब्द कम, ठंडे, बिना ज्यादा विराम चिन्हों के, कल। रिया ने देर तक स्क्रीन को देखा। फिर उसने सभी खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए, बैठक की लाइटें बुझा दी और घर के पीछे चली गई। तालाब के किनारे वह खड़ी थी, खुद को गले लगाते हुए, और बहुत धीरे से फुसफुसाया, जैसे पानी से
किसी अदृश्य चीज से बात कर रही हो। ऊपर मत आओ, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। पड़ोसियों के घरों में लोग अनजाने में अपनी सांसें रोकने लगे थे, हर बार जब हवा तालाब की दिशा से सड़ी हुई गंध लाती। कुछ ने अपनी छाती पर हाथ फेरा, कुछ ने भगवान को याद किया, कुछ ने खिड़कियां बंद करना चुना। हालांकि जिज्ञासा एक छोटी सी आग थी जिसे बुझाना मुश्किल था। अगली सुबह एक संक्षिप्त खबर ने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में हलचल मचा दी। दिव्या मौसी, श्रीमती राधिका की सबसे छोटी बहन, ने पास के शहर से एक संदेश भेजा था। मैं राधिका दीदी और सुरेश जीजाजी से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं परसों मुंबई आ रही हूँ। श्रीमती गुप्ता ने कांपती उंगलियों से उस संदेश को देखा। बाहर सूरज उगा, तालाब की सतह पर एक सुनहरा चमक बिखेरते हुए। मैले पूर्वी कोने में छोटे बुलबुले फिर से निकले। एक, फिर दो, फिर बहुत सारे। कमल के फूल किसी चीज के चारों ओर ऐसे जमा हो गए थे जैसे उसे घेर रहे हों। और पहली बार कुछ ग्रामीणों ने कुछ ऐसा करने की बात की जिसे वे अब तक रोक रहे थे, रिपोर्ट करना। आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि एक बुरे पूर्वाभास से कुतरते दिलों को शांत करने के लिए। उस बड़े घर में रिया बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी सुनसान गांव की सड़क को देख रही थी। उसने अपना कार्डिगन कस लिया, हालांकि हवा गर्म थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अरमान ने एक और वाक्य लिखा था, समय समाप्त। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी नजर फिर से ठंडी हो गई, अंदर से लगाए गए एक बोल्ट की तरह कस गई। वह खड़ी हुई, एक बार तालाब की ओर देखा और फिर अंदर चली गई। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन बाहर पानी के हिलने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। धीमी लेकिन निश्चित, जैसे एक उल्टी गिनती। अगस्त 2023। हवा इतनी सूखी थी कि हवा के छूने पर केले के पत्ते टूटकर चरमरा रहे थे। उस दिन एक ट्रैवलर गाड़ी गली के मुंह पर रुकी। अंदर से एक साधारण दुपट्टा ओढ़े 50 वर्षीय महिला उतरी। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखें कई दिनों से जमा हुई चिंता से नम थी। वह थी दिव्या मौसी, श्रीमती राधिका की सबसे छोटी बहन। वह तेजी से घरों के पास से गुजरी। बरामदे पर बैठे पड़ोसी तुरंत मुड़े। यह राधिका जी की बहन है न? किसी ने फुसफुसाया। आवाज तेजी से फैली। सब जानते थे कि जब से वर्मा परिवार गायब हुआ था, केवल रिया ही दिखाई दे रही थी, और अब सगी बहन बिना किसी पूर्व सूचना के खुद आ गई थी। जब दिव्या मौसी उस बड़े घर के सामने पहुंची, तो वह एक पल के लिए रुकी। उनकी नजर बहुत ज्यादा साफ सफेद दीवारों, कसकर बंद खिड़कियों और खाली बरामदे पर घूमी। पीछे की दिशा से एक हल्की सड़ी हुई गंध हवा में आई। उनका चेहरा तन गया। उन्होंने लोहे के गेट पर दस्तक दी। ज्यादा देर नहीं लगी, रिया प्रकट हुई, अभी भी उसी सुंदर शक्ल में। सिल्क का कुर्ता, साफ सुथरी पैंट, चिकने खुले बाल। दिव्या मौसी। वाह, क्या आपने बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आश्चर्य था, उसे पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सका। मैं एक हफ्ते से राधिका दीदी, सुरेश जीजाजी, लता और ब्रजेश से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी फोन नहीं उठा रहा। दिव्या मौसी की आवाज दृढ़ थी। यह मत कहना कि वे अभी भी ऋषिकेश में हैं। तुम जानती हो, राधिका दीदी इस तरह कभी गायब नहीं होती। रिया थोड़ा मुस्कुराई। वे वास्तव में अभी भी ऋषिकेश में हैं, मौसी। वहाँ सिग्नल खराब है। मुझे घर की देखभाल करने के लिए कहा गया है।
दिव्या मौसी बिना निमंत्रण का इंतजार किए अंदर चली गई। बड़ा बैठक कक्ष चमक रहा था, बहुत ज्यादा साफ सुथरा। एक हल्की रासायनिक गंध उनकी नाक में चुभी। वह कमरे के कोने में एक छोटी सी पूजा की मेज के सामने रुकी। कमल के तालाब के किनारे मुस्कुराते हुए एक बड़े परिवार की तस्वीर थी, एक पुरानी तस्वीर। वहां 2 अगरबत्तियां थीं, लेकिन वे बहुत पहले बुझ चुकी थी, राख जमा हो गई थी। राधिका दीदी अपने घर में दिया कभी नहीं बुझने देती, दिव्या मौसी ने बुदबुदाया। रिया ने जल्दी से एक माचिस जलाई और एक नई अगरबत्ती लगाई। मैं भूल गई थी, मौसी। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, आग लगभग फर्श पर गिर गई थी। दिव्या मौसी ने तीखी नजरों से देखा। और तुम्हारे जूतों में इतनी काली कीचड़ क्यों है? क्या तुम अभी अभी तालाब से आई हो? रिया ने सहज रूप से नीचे झुककर अपने ऊंची एड़ी के जूतों को पोंछा, जो वास्तव में गहरे कीचड़ से सने थे। मैं कमल की जांच कर रही थी। कीचड़ उछल गया। उसका जवाब सपाट और अविश्वसनीय लग रहा था। दिव्या मौसी पीछे की खिड़की के पास गई। उन्होंने पर्दा खोला और एक बदबू तुरंत आई। वहां से मैला कमल का तालाब दिखाई दे रहा था। पूर्वी कोने में पानी में बुलबुले उठ रहे थे। यह पानी स्वस्थ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूं, रिया? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मौसी, कृपया शक मत कीजिए। यह तो बस एक तालाब है। कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन उसी पल सामने से एक कार की आवाज आई, गेट चरमराया और एक सूट पहने आदमी आत्मविश्वास से भरे कदमों से अंदर आया। अरमान। उसकी आंखें सीधे रिया पर टिकी थी। हम अभी बात करेंगे। दिव्या मौसी ने बरामदे में उसे रोक दिया। तुम कौन हो? तुम यहाँ इतनी बार क्यों आते हो? अरमान तिरछी मुस्कान दिया। मैं रिया का बिजनेस पार्टनर हूँ। कैसा बिजनेस? यह आपका मामला नहीं है। उसकी नजरें चुभ रही थी, जिससे आसपास की हवा ठंडी हो गई। रिया ने जल्दी से बीच बचाव किया, अरमान को अंदर खींचते हुए, तेजी से फुसफुसाते हुए, लेकिन वह आवाज दिव्या मौसी के सतर्क कानों तक पहुंचने के लिए काफी थी। मुझे कल तुम्हारे पैसे चाहिए। अगर नहीं, तो मैं सब कुछ खोल दूंगा। यहाँ नहीं। अभी नहीं, रिया ने घबराहट भरे लहजे में जवाब दिया। दिव्या मौसी ने अपनी सांस रोक ली। वह ठीक ठीक नहीं जानती थी कि उन वाक्यों का क्या मतलब है, लेकिन उनके दिल को जैसे लोहे के हाथ ने जकड़ लिया हो। पड़ोसियों को अब तक परेशान करने वाले संदेह के सभी टुकड़े अब उनके दिमाग में जोर से बज रहे थे। उस रात उन्होंने श्रीमती गुप्ता और श्री शर्मा से मुलाकात की। मुझे अब विश्वास नहीं है। रिया कुछ छिपा रही है। वह तालाब। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ एक तालाब नहीं है। श्री शर्मा ने भारी मन से सिर हिलाया। मैंने एक बांस को तल में धंसाया था। ऐसा लगा जैसे कोई सख्त चीज से टकराया हो। पत्थर नहीं, लकड़ी नहीं। श्रीमती गुप्ता ने अपना छोटा सा बैग कसकर पकड़ा। मैंने सपना देखा था कि राधिका दीदी मुझे तालाब के किनारे से पुकार रही हैं। मैंने सोचा कि यह केवल एक सपना है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि यह एक संदेश था। बस बहुत हुआ। दिव्या मौसी ने एक गहरी सांस ली। कल मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। उन्हें ही जांच करने दो। और सचमुच अगली सुबह वह पुलिस स्टेशन गईं। उनकी आधिकारिक रिपोर्ट ने माहौल को तेजी से बदल दिया। गांव में वर्मा परिवार का जाना पहचाना नाम होने के कारण अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। शाम होने से पहले
कुछ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बड़े घर के सामने दिखाई दिए। उन्होंने सायरन नहीं बजाया, केवल एक साधारण कार में आए। एक अधेड़ उम्र का, सख्त चेहरे और तीखी आंखों वाला व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा था। वह थे डीसीपी विक्रम राठौर, एक वरिष्ठ अन्वेषक जिन्होंने कई गंभीर मामले संभाले थे। रिया बरामदे में खड़ी थी, एक सामान्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत कर रही थी। नमस्ते, सर। क्या बात है? डीसीपी विक्रम ने सीधे उसकी ओर देखा। हमें एक रिपोर्ट मिली है कि आपके माता-पिता और परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें जांच करने की जरूरत है। चिंता की कोई बात नहीं। वे ऋषिकेश में हैं, रिया ने तेजी से जवाब दिया। अगर ऐसा है, तो क्या हम पीछे का तालाब देख सकते हैं? बस पड़ोसियों की रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए, जिन्होंने एक अजीब गंध का उल्लेख किया है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन लहजा ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। रिया की मुस्कान तन गई। उसकी आंखें एक पल के लिए तालाब के कोने की ओर गईं। फिर उसने धीरे से कहा, जरूर। और पहली बार आधिकारिक अधिकारियों के पैर उस तालाब के किनारे पर पड़े जो हफ्तों से केवल फुसफुसाहट का विषय था। शाम की हवा चली, पानी में लहरें उठीं, कमल के फूल धीरे धीरे एक ही बिंदु पर इकट्ठे हो रहे थे, जैसे वे किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हों जो जल्द ही उजागर होने वाली थी। उस शाम सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था, उसकी सुनहरी लाल किरणें तालाब की पानी की सतह पर प्रतिबिंबित हो रही थी। पुलिसकर्मी सावधानी से कदम बढ़ाते हुए फैल गए, जबकि डीसीपी विक्रम मिंड पर खड़े मैले पूर्वी कोने को घूर रहे थे। उनकी नाक थोड़ी सिकुड़ी। हवा में जो हल्की बदबू थी, वह सामान्य कीचड़ की नहीं थी, वह भारी थी, ज्यादा तीखी थी। इस तरह का तालाब का पानी सामान्य नहीं है, वह बुदबुदाए। रिया पीछे खड़ी थी, एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ। सर, शायद सूखे के मौसम के कारण पानी कम हो गया है, इसलिए कीचड़ की गंध ऊपर आ रही है। डीसीपी विक्रम मुड़े नहीं। उन्होंने अपने एक युवा सदस्य, एक कांस्टेबल को एक लंबा बांस का डंडा पानी में डालने का इशारा किया। डंडा धीरे धीरे तल में धंसाया गया। एक पल के लिए यह नरम लगा, सामान्य कीचड़, लेकिन जब इसे पूर्वी कोने की ओर दबाया गया, तो इसका सिरा किसी सख्त चीज से टकराया। कांस्टेबल ने फिर से धकेलने की कोशिश की, इस बार और गहराई में। बड़े बुलबुले सतह पर आए, साथ ही एक ऐसी बदबू आई जिसने हर किसी को सहज रूप से अपनी नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। श्री शर्मा, जो चुपके से बाढ़ से देख रहे थे, ने श्रीमती गुप्ता से फुसफुसाया, वह सामान्य कीचड़ नहीं है। मैं जानता हूँ। श्रीमती गुप्ता ने केवल सिर हिलाया, उनकी आंखें फैल गईं। डीसीपी विक्रम ने हाथ उठाकर एक आदेश दिया, इसे अभी मत उठाओ। इस बिंदु को चिह्नित करो। हमें उपकरणों के साथ आगे की जांच की जरूरत होगी। रिया आगे बढ़ी, उसकी आवाज ऊंची हो गई। सर, इतना बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है। वह जरूर कोई पत्थर या उर्वरक का बोरा होगा जो डूब गया हो। पापा अक्सर वहां सामान फेंकते थे। डीसीपी विक्रम धीरे धीरे मुड़े। उनकी नजर चुभने वाली थी, शांत लेकिन ठंडी। अगर यह वास्तव में केवल एक उर्वरक का बोरा है, तो आप इतनी बेचैन क्यों हैं? रिया ने थूक निगला और फिर एक खोखली हंसी हंसी। मैं बेचैन नहीं हूँ। मुझे बस यह पसंद नहीं है कि मेरे परिवार के तालाब के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे यह कोई अपराध स्थल हो। डीसीपी विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वह मेंढ के किनारे चले, विस्तार पर ध्यान देते हुए। घास के किनारे उनकी आंखों ने कुछ पकड़ा, एक साड़ी का छोटा सा फटा हुआ
गीला टुकड़ा जो कीचड़ से चिपका हुआ था। उन्होंने उसे पहचान लिया। एक खास डिजाइन। उन्होंने दस्ताने पहने हुए उसे उठाया। यह एक विशेष प्रिंट है। इसे आमतौर पर कौन पहनता है? श्री शर्मा ने सहज रूप से कहा, यह श्रीमती राधिका की साड़ी है। उन्हें यह बहुत पसंद थी। अक्सर तालाब के पास पहनती थी। रिया चौंक गई। वह तेजी से उस कपड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। यह एक पुरानी साड़ी है, किसी की भी हो सकती है। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। डीसीपी विक्रम ने उसकी कलाई को धीरे लेकिन मजबूती से पकड़ लिया। माफ करना, यह सबूत है। रिया जम गई। उसकी आंखें सीधे देख रही थी। फिर उसने अपना चेहरा फेर लिया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। उस रात पुलिस के बड़े घर में आने की खबर आग की तरह फैल गई। चाय की दुकान फुसफुसाहट से भरी थी। किसी ने कसम खाई कि उसने रिया को तालाब में जेरिकेन डालते देखा है। किसी ने एक अकेली रात में एक धीमी सिसकी सुनने का दावा किया। हर कहानी ने डर की एक और परत जोड़ दी। श्रीमती गुप्ता अपने घर के बरामदे पर बैठी बड़े घर की चमकीली रोशनी को देख रही थी। वे जितनी ज्यादा लाइटें जलाते हैं, मुझे उतना ही ज्यादा अंधेरा महसूस होता है, उन्होंने धीरे से कहा। उनके पति ने केवल चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उनके हाथ कसकर मुट्ठी में बंधे हुए थे। अगली सुबह फोरेंसिक टीम एक छोटे पंप के साथ आई। उन्होंने तालाब के पूर्वी कोने से पानी का नमूना लिया। एक भूरहरे रंग का तरल एक कांच की ट्यूब में डाला गया। एक बदबू तुरंत आई। एक तकनीशियन ने धीरे से टिप्पणी की, जैविक सड़न के संकेत हैं, सामान्य कीचड़ नहीं। रिया बरामदे में खड़ी थी, उसका चेहरा पीला। जब भी किसी पुलिसकर्मी की आंखें मुड़ती, तो वह मुस्कुराने की कोशिश करती। हालांकि वह मुस्कान एक टूटी हुई दीवार पर लगे सस्ते पेंट की तरह थी। जब फोरेंसिक टीम काम कर रही थी, अचानक अरमान फिर आया। उसकी काली कार घर के सामने रुकी। वह एक ब्रीफकेस लेकर बाहर निकला। उसकी नजर तेजी से पुलिसकर्मियों पर घूमी और फिर रिया पर टिक गई। उसकी मुस्कान पतली, व्यंग्यात्मक थी। बहुत सारे मेहमान हैं, है न? उसने बिना निमंत्रण के अंदर चलते हुए कहा। डीसीपी विक्रम ने उसका रास्ता रोक दिया। आप कौन हैं? परिवार का एक बिजनेस पार्टनर, अरमान ने लापरवाही से जवाब दिया। नाम? अरमान। उसने आत्मविश्वास से एक बिजनेस कार्ड पेश किया। डीसीपी विक्रम ने उसे लिया, संक्षेप में पढ़ा। रियल एस्टेट। हालांकि उनकी तीखी आंखों ने रिया के चेहरे पर एक क्षणिक तनाव को पकड़ लिया। यह केवल बिजनेस से ज्यादा कुछ था। उस शाम जांच अस्थायी रूप से रोक दी गई। डीसीपी विक्रम ने गांव के सामुदायिक भवन के पास एक छोटे से सहायता केंद्र में टीम को इकट्ठा किया। हमारे पास अभी पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन सभी संकेत तालाब की ओर इशारा करते हैं। कल हम एक बड़ा पंप लाएंगे, हम उसका पानी निकाल देंगे। अगर अंदर कुछ है, तो वह हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। यह खबर तेजी से ग्रामीणों के कानों तक पहुंची। उस रात लगभग हर किसी को सोना मुश्किल लगा। शुष्क हवा तालाब की गंध को गांव के हर कोने में ले गई। कुछ ने प्रार्थना की, कुछ डर गए, और कुछ चुपचाप उम्मीद कर रहे थे कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। रिया बड़े घर के अंदर बैठक में अकेली बैठी थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अरमान का एक संक्षिप्त संदेश आया, कल उन्हें पता चल जाएगा। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकीं, तो कम से कम परिणामों के लिए तैयार रहो। रिया ने फोन मेज पर गिरा दिया, अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसके कंधे कांप रहे थे, चाहे रोने से या गुस्से से।
कुछ देर बाद वह उठी, एक बड़े आईने के पास गई, अपने बाल संवारे और फिर थोड़ा मुस्कुराई। वह मुस्कान खाली थी, बिना किसी रोशनी के, केवल एक बाहरी नकाब। कमल का तालाब खामोश रहा, लेकिन पूर्वी कोने में उसका पानी हिल रहा था, जैसे कुछ ऐसा छिपा हो जो सतह पर आने के लिए बेताब हो। उस सुबह मुंबई के बाहरी इलाके का वह गांव एक तनावपूर्ण मंच में बदल गया था। एक छोटी लॉरी वर्मा परिवार के बड़े घर के सामने रुकी। तकनीशियन उतरे, एक बड़ी क्षमता वाली पानी की पंपिंग मशीन स्थापित करते हुए। लंबे पाइप कमल के तालाब की ओर खींचे गए। ग्रामीण आने लगे, बाड़ के बाहर खड़े हो गए। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ तनावपूर्ण चेहरों के साथ चुप थे। डीसीपी विक्रम मिंड पर खड़े थे, हाथ बांधे हुए। शुरू करो, उन्होंने संक्षिप्त आदेश दिया। मशीन दहाड़ने लगी। मैला पानी पाइपों के माध्यम से तेजी से बाहर निकलने लगा, खेत की सिंचाई नहर में बहता हुआ। पानी की सतह धीरे धीरे नीचे जाने लगी। हर कुछ सेंटीमीटर नीचे जाने पर बदबू और घनी होती गई। ग्रामीणों ने अपने चेहरे कपड़े या दुपट्टों से ढक लिए। कुछ मिचली के कारण पीछे हट गए। श्री शर्मा ने श्रीमती गुप्ता से फुसफुसाया, मुझे डर है कि मेरा शक सही है। अगर यह सच है, हे भगवान, हमें हिम्मत देना, श्रीमती गुप्ता ने जवाब दिया। उनका चेहरा पीला था। रिया बरामदे पर खड़ी थी, उसका शरीर कठोर। उसकी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें तालाब के पूर्वी कोने से कभी नहीं हटीं। कभी-कभी उसके हाथ उसके ब्लाउज के सिरे को इतनी जोर से मसलते कि वह सिकुड़ जाता। 2 घंटे के बाद तालाब का पानी आधा रह गया था। काला कीचड़ दिखाई देने लगा था। कमल के फूल बेतरतीब ढंग से रेंग रहे थे, जैसे भ्रमित हों। पूर्वी कोने में कीचड़ लगातार बुलबुले छोड़ रहा था। एक कांस्टेबल ने एक लोहे की छड़ वहां डाली। जब उसने उसे हिलाया तो कुछ सख्त चीज से टकराया। उसने धीरे धीरे खींचा। कीचड़ से एक चमकदार काली चीज का कोना निकला, मोटा प्लास्टिक। सर, कुछ है, उसने कर्कश आवाज में कहा। ग्रामीणों की भीड़ तन गई। कुछ महिलाओं ने छोटी छोटी चीखें मारी। डीसीपी विक्रम ने शांत रहने का अनुरोध करते हुए हाथ उठाया। धीरे धीरे उठाओ, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। 2 अधिकारी कीचड़ में उतरे, सावधानी से खोदते हुए। बड़ा काला प्लास्टिक का थैला ऊपर आने लगा। एक बदबू तुरंत फूट पड़ी, जिससे कुछ लोग मौके पर ही उल्टी करने लगे। प्लास्टिक थोड़ा फट गया, जिससे कीचड़ से सनी एक भूरे रंग की साड़ी दिखाई दी। दिव्या मौसी, जो अभी अभी एक रिश्तेदार के घर से आई थी, उन्माद में चीख पड़ी। यह राधिका दीदी की साड़ी है। हे भगवान! रिया पुलिसकर्मियों से लगभग टकराते हुए आगे दौड़ी। नहीं, यह तो बस कचरा है। पापा अक्सर तालाब में सामान फेंकते थे। उसकी आवाज टूट गई, घबराई हुई। डीसीपी विक्रम ने उसे रोक दिया। पीछे हटो, रिया। यह एक जांच क्षेत्र है। उनकी नजर सख्त थी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही थी। रिया अपनी जगह पर जम गई, उसकी आंखें लाल, होंठ कांप रहे थे। अधिकारियों ने उस प्लास्टिक को जमीन पर खींचा। उसके फटे हुए हिस्से से साड़ी पर चिपका एक छोटा सा सोने का गहना दिखाई दिया, एक चमेली के फूल के आकार का ब्रोच, ठीक वैसा ही जैसा श्रीमती राधिका हमेशा पूजा में शामिल होते समय पहनती थी। ग्रामीणों में कोहराम मच गया। रोना, प्रार्थना, चीखें, सब एक साथ मिल गईं। डीसीपी विक्रम ने टीम की ओर देखा। पंपिंग बंद करो, हमें पूरी फोरेंसिक टीम की जरूरत है। इस जगह को सील कर दो।
लेकिन भले ही आदेश दे दिया गया हो, उस बदबू ने ग्रामीणों के अधिकांश सवालों का जवाब दे दिया था। उन्होंने रिया को भय और गुस्से के मिश्रण से देखा। दिव्या मौसी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। रिया, तुमने क्या किया? बताओ, राधिका दीदी कहाँ है? रिया ने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, वह मम्मी नहीं है। नहीं, यह तो बस एक साड़ी है। मुझ पर आरोप मत लगाओ, वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज एक खाली प्रार्थना जैसी ज्यादा लग रही थी, न कि एक इनकार। अरमान, जो सुबह से ही काले चश्मे लगाए दूर खड़ा था, थोड़ा मुस्कुराया। वह बिना एक शब्द कहे चला गया। लेकिन कार में बैठने से पहले उसकी आंखें एक पल के लिए रिया पर टिकीं, एक ऐसी नजर जो साफ साफ कह रही थी, मैं जीत गया। उस रात बड़े घर पर पुलिस का पहरा था। ग्रामीण पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी सड़कों पर जमा थे, खबर का इंतजार कर रहे थे। सर्चलाइट लगाई गई थी, तालाब के चारों ओर पीली टेप थी। पंपिंग मशीन रुक गई थी, पीछे एक खुला हुआ काला कीचड़ छोड़ गई थी। सड़ी हुई गंध अभी भी हवा में लटकी हुई थी, एक ऐसे श्राप की तरह। बैठक में रिया हथकड़ी में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी डीसीपी विक्रम से मीठे मीठे बात करने की कोशिश कर रही थी। सर, मैं एक साजिश का शिकार हूं। यह तो बस कचरा है। विश्वास कीजिए, मेरे माता पिता ऋषिकेश में स्वस्थ हैं। वे जरूर कल लौट आएंगे। डीसीपी विक्रम ने उसे गहराई से देखा। अगर यह सच है, तो उनमें से कोई भी संपर्क में क्यों नहीं है? क्यों सबूत हमेशा इसी तालाब में मिलते हैं? रिया चुप हो गई। उसकी आंखें खिड़की की ओर गईं, उस तालाब की ओर जो अब आधा सूखा था। डीसीपी विक्रम खड़े हुए। कल सुबह हम इसे पूरी तरह से खाली कर देंगे। अगर नीचे कोई सच्चाई है, तो वह सामने आ जाएगी। जब पुलिस उस घर को निगरानी में छोड़कर निकली, तो रिया ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांपे, लगभग अश्रव्य। मम्मी, पापा, माफ करना। बाहर रात की हवा कीचड़ से बदबू लेकर आई। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। वे जानते थे कि कल एक निर्णायक दिन होगा। वह कमल का तालाब अब एक तालाब नहीं था, वह एक पानी की कुब्र बन चुका था। और जो कुछ भी उसके तल में छिपा था, वह जल्द ही सतह पर आने वाला था। भोर की किरणें पीली थी, मुंबई के बाहरी इलाके का आसमान भूरा था। गांव सामान्य से बहुत पहले जाग गया था, मुर्गों की बांग से नहीं, बल्कि फोरेंसिक लॉरी और बड़ी पंपिंग मशीनों की गड़गड़ाहट से जो वर्मा परिवार के बड़े घर के आंगन में आई थी। ग्रामीण बाड़ के बाहर जमा हो गए, भीड़ में। हालांकि पुलिस ने बार बार दूर रहने के लिए कहा। हर कोई जानना चाहता था कि उस कमल के तालाब के तल में वास्तव में क्या छिपा है। डीसीपी विक्रम पीली टैप के सामने खड़े थे, उनकी आंखें तीखी थी। इसे पूरी तरह से खाली कर दो। मैं तालाब का तल देखना चाहता हूं। मशीनें दहाड़ने लगी। मैला पानी तेजी से पंप किया जा रहा था, खेत की नाली में बह रहा था। कमल के फूल नहर में बिखर गए। धीरे धीरे तालाब एक काले कीचड़ के गड्ढे में बदल गया। चुभने वाली सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई, जो किसी के भी नजदीक हो, उसकी नाक में घुस रही थी। श्री शर्मा ने अपना चेहरा एक गीले कपड़े से ढक लिया। हे भगवान! इसकी गंध एक शव की तरह है। श्रीमती गुप्ता ने अपने रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया जो डर गया था। चुप हो जाओ, बेटा। मत देखो। जब पानी केवल एक तिहाई बचा था, तो पूर्वी कोने में
कुछ दिखाई देने लगा। एक बड़ा काला प्लास्टिक का थैला जो कीचड़ के बीच से निकला हुआ था, एक सड़ी हुई रस्सी से बंधा हुआ। पुलिस कीचड़ में उतरी, धीरे धीरे खींचते हुए। प्लास्टिक फट गया। उसके अंदर से एक साड़ी और कीचड़ से सने लंबे, उलझे हुए बाल निकले। हवा में एक चीख गूंज उठी। कुछ महिलाएं बेहोश हो गई। दिव्या मौसी घुटनों के बल गिर पड़ी, उनका हाथ मुंह पर था। हे भगवान! राधिका दीदी! डीसीपी विक्रम ने हाथ उठाकर चिल्लाया, सब पीछे हट जाओ। इसे सुरक्षित करो। लेकिन ग्रामीणों की भीड़ चुप नहीं रह सकी। वे रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कुछ तो गुस्से में भी थे। रिया, तुमने अपने परिवार के साथ क्या किया? बाड़ के बाहर से एक आदमी चिल्लाया। रिया, जिसे हथकड़ी में एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाया गया था, ने केवल अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा एक जिंदा लाश की तरह पीला था। पुलिस ने खोज जारी रखी। जल्द ही एक दूसरा प्लास्टिक का थैला मिला, जो ईंटों से कसकर बंधा हुआ था। जब उसे खोला गया, तो एक नीला हाथ दिखाई दिया, जिसकी उंगलियों पर अभी भी एक साधारण सोने की अंगूठी थी। दिव्या मौसी फिर से चीख पड़ी। यह सुरेश जीजाजी की अंगूठी है। मैं इसे पहचानती हूँ। पुलिस ने तेजी से काम किया, हालांकि उनके चेहरे भी तन गए थे। एक एक करके प्लास्टिक के थैले उठाए गए। कुल 4 बड़े थैले आखिरकार मिले। प्रत्येक में एक शरीर था जो बुरी तरह सड़ चुका था, लेकिन अभी भी कपड़ों और गहनों से पहचाना जा सकता था। श्रीमती राधिका, श्री सुरेश, चाची लता और चाचा ब्रजेश, पूरा परिवार अपने ही तालाब के कीचड़ में दफन। ग्रामीण चुप हो गए, केवल रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। दुनिया जैसे रुक गई हो। डीसीपी विक्रम कठोर खड़े रहे और फिर रिया की ओर मुड़े। आपके परिवार के 4 शव तालाब में मिले हैं। क्या आप अभी भी कहना चाहेंगी कि वे ऋषिकेश में छुट्टी पर हैं? रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह खाली थी। उसके होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मैं तो बस चाहती थी कि वे सुने। क्या सुने, रिया? डीसीपी विक्रम ने अपनी आवाज को ठंड से दबाते हुए कहा। रिया चुप हो गई। उसकी आंखें उस तालाब की ओर चली गईं, जो अब एक कीचड़ का सागर था। उसके आंसू गिरे, लेकिन यह एक जोरदार रोना नहीं था, केवल धीमी बूंदें थी, जैसे वह झूठ बोलने की सारी ताकत खो चुकी हो। शरीरों को बॉडी बैग में एम्बुलेंस में ले जाया गया। ग्रामीण लड़खड़ाते कदमों से पीछे पीछे चले। श्रीमती गुप्ता बुदबुदाई, मुझे पता था। मुझे पता था कि कुछ गलत है। उस रात रिया को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ कक्ष में वह ठंडी नियन रोशनी से घिरी एक हथकड़ी में बैठी थी। डीसीपी विक्रम फोरेंसिक तस्वीरों की फाइलों के साथ सामने बैठे थे। रिया, उनकी आवाज शांत लेकिन चुभने वाली थी। समझाओ कि कैसे 4 लोग तुम्हारे अपने घर में मर सकते हैं और फिर उनके शरीर पीछे के तालाब में मिलते हैं। रिया ने सिर झुकाया। मैं मारना नहीं चाहती थी। मुझे तो बस पैसे चाहिए थे। मुझे जल्दी पैसे चाहिए थे। किस लिए? अरमान का कर्ज चुकाने के लिए। रिया का शरीर कांप उठा। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें फैली हुई थी। नहीं, उसका नाम मत लो। क्यों? क्योंकि वह सब कुछ जानता है, या क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की? रिया चुप हो गई, उसके आंसू फिर से गिरे। उसने तो बस धमकी दी। मैंने यह सब अकेले किया। उस रात मैंने पापा से घर बेचने के लिए कहा,
लेकिन उन सब ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे नालायक कहा। उन्होंने कहा कि वे मुझे परिवार की बचत का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस को सौंप देंगे। मैं सह नहीं सकी। डीसीपी विक्रम आगे झुके। तो तुमने उन्हें मार डाला? रिया ने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि खून बहने लगा। मैंने उनके चेहरे पर गैस स्प्रे किया। वे खांसने लगे, गिर गए। मैं घबरा गई। मैं रसोई से एक चाकू ले आई। उसके बाद मुझे ठीक से याद नहीं है। बस खून, चीखे और खामोशी। पूछताछ कक्ष चुप हो गया, केवल दीवार पर घड़ी की टिक टिक की आवाज। उसके बाद तुमने उन्हें प्लास्टिक में लपेटा, उन्हें तालाब में फेंक दिया और फिर बदबू को छिपाने के लिए रसायन डाले। रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने सोचा कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। लोग मुझ पर विश्वास करते थे। वे मेरी मुस्कान देखते थे, वे विश्वास करते थे। मैं झूठ बोलने में बहुत अच्छी थी। डीसीपी विक्रम ने अपने सामने की फाइल बंद कर दी। कोई भी झूठ मौत की बदबू को नहीं छिपा सकता, रिया। उस तालाब ने बोल दिया है। एक तरफा शीशे के पीछे दिव्या मौसी सूजी हुई आंखों के साथ खड़ी थी। अपनी ही भतीजी को कबूल करते हुए देख रही थी। उनके आंसू लगातार गिर रहे थे। रिया, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? उन्होंने फुसफुसाया। पुलिस स्टेशन के बाहर खबर तेजी से फैली। स्थानीय मीडिया आने लगा। वर्मा परिवार का बड़ा घर कड़ी सुरक्षा में था। ग्रामीण अभी भी सड़क पर खड़े थे, उस तालाब को घूर रहे थे जो अब केवल काला कीचड़ था। रात की हवा अभी भी उस सड़ी हुई गंध को लेकर आई जो एक ऐसे घाव की तरह चिपकी हुई थी जो ठीक नहीं हुआ था। और इन सब के पीछे अरमान की परछाई अभी भी मंडरा रही थी। उसे अभी तक छुआ नहीं गया था, लेकिन उस दोपहर उसकी नजर ने साफ कर दिया था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात मुंबई पुलिस का दफ्तर अभी भी नियन रोशनी से जगमगा रहा था। पूछताछ कक्ष में रिया एक लोहे की कुर्सी पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल। उसका कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन डीसीपी विक्रम जानते थे कि कहानी का एक हिस्सा वह अभी भी छिपा रही थी। रिया, उनकी आवाज धीमी लेकिन चुभने वाली थी। तुमने कहा कि तुमने यह सब अकेले किया, लेकिन हमारे पास तुम्हारे फोन में अरमान के दर्जनों संदेश हैं, धमकियां, अल्टीमेटम, समय सीमा। अब और झूठ मत बोलो। इस सब में अरमान की क्या भूमिका थी? रिया ने अपने होंठ काटे, आंसू गिर पड़े। उसने लगभग अश्रव्य रूप से फुसफुसाया, वह मुझ पर दबाव डाल रहा था। अगर मैंने भुगतान नहीं किया तो वह मुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन मैंने ही चाकू उठाया था। डीसीपी विक्रम ने धीरे धीरे मेज पर थपथपाया। दबाव चार जाने लेने का कोई कारण नहीं है, लेकिन यह साफ है कि अरमान केवल एक दर्शक नहीं था। अगर तुम उसे छिपाओगी तो तुम केवल अपनी जिंदगी का अंत और जल्दी करोगी। रिया ने अपने हथकड़ी लगे हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे कांप रहे थे और कोई शब्द नहीं निकले। अगली सुबह पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। एक टीम ने शहर के केंद्र में अरमान के आलीशान रियल एस्टेट दफ्तर का दौरा किया। हालांकि वहां उसकी सचिव ने केवल कंधे उचकाए। श्रीमान अरमान शहर से बाहर हैं। एक बिजनेस मीटिंग है। डीसीपी विक्रम थोड़ा मुस्कुराए। बिजनेस या भागना? उन्होंने एक संक्षिप्त आदेश दिया। सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों, टर्मिनलों पर एक अलर्ट जारी करो। मैं उसे भागने नहीं देना चाहता। गांव में
वर्मा परिवार का बड़ा घर अब आधिकारिक तौर पर एक अपराध स्थल था। पुलिस लाइन कसकर लगी हुई थी, लेकिन ग्रामीण अभी भी जमा थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वह लड़की जो हमेशा एक मीठी मुस्कान के साथ नमस्ते करती थी, उसने अपने ही घर के पीछे एक पानी की कब्र छिपा रखी थी। चाय की दुकान पर श्रीमती गुप्ता ने कहा, मुझे अभी भी याद है कि रिया आयातित फल बांटती थी। पता चला कि यह हमें चुप कराने का उसका तरीका था। श्री शर्मा ने भारी मन से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान एक धोखा देने वाली मुस्कान थी, लेकिन अरमान को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैंने खुद उसे बरामदे पर रिया को धमकाते हुए सुना था। जो गांव आम तौर पर शांत रहता था, अब फुसफुसाहट और खबरों की तलाश में आए पत्रकारों से भरा हुआ था। दोपहर में पुलिस सहायता केंद्र पर फोन बजा। एक मुखबिर ने रिपोर्ट दी, लक्ष्य देखा गया है। अरमान मुंबई के पश्चिम में एक होटल में दाखिल हुआ है, अकेला। डीसीपी विक्रम एक छोटी टीम के साथ तुरंत निकल पड़े। वे एक नागरिक कार में उस होटल पहुंचे। होटल की लॉबी में महंगे परफ्यूम की महक थी, जो मेहमानों के रूप में छिपे पुलिस के गंभीर चेहरों के विपरीत थी। अरमान भूतल पर बने बार में मिला, एक महंगी ड्रिंक के साथ आराम से बैठा हुआ। उसकी सफेद शर्ट साफ सुथरी थी, कलाई पर घड़ी चमक रही थी। जब डीसीपी विक्रम बिना किसी भूमिका के सामने की कुर्सी पर बैठे, तो अरमान केवल तिरछी मुस्कान दिया। पुलिस। मुझे अंदाजा था कि तुम आओगे, उसने लापरवाही से कहा। अरमान, हम जानते हैं कि तुम रिया को ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम वर्मा परिवार की हत्या के मामले में शामिल हो। अरमान ने अपनी ड्रिंक को आराम से हिलाया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने तो बस एक किस दिया था। अगर वह भुगतान नहीं कर सकी, तो यह उसकी गलती है। मैंने उसे कभी अपने परिवार को मारने के लिए नहीं कहा। डीसीपी विक्रम आगे झुके, उनकी नजरें तीखी थी। तो उन सभी धमकी भरे संदेशों का क्या? तुम जानती हो कि भुगतान न करने का अंजाम क्या होगा। समय समाप्त। तुम्हें क्या लगता है कि वे शब्द तुम्हें फंसाने के लिए काफी नहीं है? अरमान थोड़ा हंसा। शांत हो जाओ, डीसीपी। वह बिजनेस की धमकी थी। वित्तीय दबाव हत्या का आदेश नहीं होता। उन्हें मत मिलाओ। अगर रिया कमजोर थी, तो यह उसका मामला है। एक पल के लिए बार में खामोशी छा गई। डीसीपी विक्रम ने उसे देर तक घूरा, जैसे उस ठंडे नकाब को भेदना चाहते हों। फिर वह खड़े हुए। ठीक है, तुम आगे की जांच के लिए हमारे साथ आ रहे हो। दो पुलिसकर्मियों ने तुरंत अरमान को हथकड़ी लगा दी। पहली बार उसकी मुस्कान गायब हो गई। पूछताछ कक्ष में अरमान सीधा बैठा रहा, अभी भी आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं एक व्यवसायी हूँ। मेरे संपर्क हैं। तुम मुझे बिना किसी वास्तविक सबूत के नहीं रख सकते। डीसीपी विक्रम ने मेज पर फाइलों का एक ढेर रखा। यह रिया के तुम्हारे खाते में किए गए हस्तांतरण का सबूत है, लाखों में। यह पड़ोसी की रिकॉर्डिंग है जिसने तुम्हें घर के बरामदे पर धमकाते हुए सुना था। और यह फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट है। तुम्हारे सभी धमकी भरे संदेश। तुम्हें क्या लगता है कि हम मूर्ख हैं? अरमान तन गया। उसकी आंखें कमरे के कोने में लगे कैमरे की ओर गईं। फिर वह एक खोखली हंसी हंसा। फिर भी मैंने चाकू नहीं पकड़ा। यह सब उसका फैसला था। डीसीपी विक्रम आगे झुके, उनकी आवाज ठंडी थी। तुमने सही कहा। चाकू उसके हाथ में था, लेकिन आंख तुम्हारे मुंह ने लगाई थी। तुमने दबाव डाला, तुमने देखा
तुमने शवों को ठिकाने लगाने का तरीका बताया। तुम्हें क्या लगता है कि कानून तुम्हें बाहर हंसने देगा? तुम एक दर्शक नहीं थे, अरमान। तुम इसका हिस्सा थे। खामोशी। अरमान की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। तुम लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो, लेकिन याद रखना, मेरे पीछे बड़े लोग हैं। अगर मैं गिरा तो वे भी साथ आएंगे। डीसीपी विक्रम थोड़ा मुस्कुराए। और भी अच्छा। सबको उजागर होने दो। उस रात स्थानीय टेलीविजन समाचारों ने अरमान की गिरफ्तारी प्रसारित की। गांव वाले चाय की दुकानों पर इकट्ठे होकर देख रहे थे। उन्होंने छोटी छोटी जय जयकार की, हालांकि डर अभी भी नहीं गया था। शुक्र है, वह आदमी भी पकड़ा गया। वह एक इंसान के चेहरे वाला शैतान है। दिव्या मौसी, जो अभी भी शोक में डूबी हुई थी, केवल फुसफुसा सकी, न्याय अभी काफी नहीं है। मैं चाहती हूं कि रिया पूरी सच्चाई बताए और अरमान को उसकी उचित कीमत चुकानी पड़े। डीसीपी विक्रम जानते थे कि सच्चाई का रास्ता अभी भी लंबा है। रिया टूट चुकी थी, लेकिन अरमान अभी भी और बड़े राज छिपाए हुए था। और उस बड़े घर के पीछे का कमल का तालाब, हालांकि अब सूखा था, अभी भी हवा में चिपकी हुई एक सड़ी हुई गंध छोड़ रहा था, जैसे कि वह कीचड़ अभी भी बोलना चाहता हो, सभी सच्चाइयों को सतह पर लाने की मांग कर रहा हो। उस रात पूछताछ कक्ष सामान्य से ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। सफेद नियन लैंप रिया के मुरझाए हुए चेहरे पर चमक रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। उसके सामने डीसीपी विक्रम बैठे थे, शांत लेकिन दृढ़। उनके साथ एक युवा अन्वेषक था जो तेजी से नोट कर रहा था। रिया, डीसीपी विक्रम की आवाज सपाट थी। तुमने हत्या की बात कबूल कर ली है, लेकिन तुम अभी भी इस बारे में ईमानदार नहीं हो कि यह सब कैसे हुआ। उस रात तुम्हारे घर में वास्तव में क्या हुआ था? रिया ने सिर झुकाया। उसके हथकड़ी लगे हाथों की उंगलियां एक दूसरे से उलझी हुई थी, सांसें भारी थी। फिर उसने धीमी आवाज में बताना शुरू किया, लगभग जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा हो। उस रात मैं अरमान के साथ एक मीटिंग से लौटी थी। वह गुस्से में था, कह रहा था कि समय समाप्त हो गया है। अगर उस रात पैसे नहीं मिले तो अगले दिन उसके लोग आएंगे। मैं घबरा गई। मैं घर आई, अंदर गई। मम्मी और पापा अभी भी बैठक में बैठे थे। लता चाची और ब्रजेश चाचा भी थे। वे मेरे बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं परिवार के लिए एक शर्मिंदगी हूं। उसकी आंखें नम हो गईं, आवाज कांप रही थी। मैं रोने लगी। मैंने उनसे भीख मांगी कि यह घर बेच दें, वह तालाब बेच दें, कम से कम कुछ संपत्ति छोड़ दें। लेकिन पापा खड़े हो गए, मेज पर थप्पड़ मारा, कहा कि बेहतर होगा कि मुझे परिवार से निकाल दिया जाए। मम्मी भी गुस्से में आ गई, मुझे नालायक बेटी कहा। लता चाची ने मुझे शैतान कहा। ब्रजेश चाचा ने पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी दी क्योंकि मैंने परिवार की बचत का इस्तेमाल किया था। रिया एक पल के लिए चुप हो गई, उसका चेहरा तन गया। उनके शब्द मेरे सिर में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। मुझे लगा कि मैं फंस गई हूँ, कोई रास्ता नहीं है। मुझे गोदाम से लाया गया गैस स्प्रे का एक केन याद आया। मैं आम तौर पर उसे कीटों के लिए इस्तेमाल करती थी। मैंने उनकी ओर स्प्रे कर दिया। वे खांसने लगे, गिर गए, उनकी आंखों में जलन हो रही थी। मैं घबरा गई। मैं रसोई में गई। मैंने एक बड़ा रसोई का चाकू लिया। पूछताछ कक्ष में सन्नाटा छा गया। युवा अन्वेषक ने लिखना बंद कर दिया।
हैरान चेहरे के साथ रिया को घूर रहा था। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंसू गिर पड़े। मैंने पहले पापा को चाकू मारा। मुझे याद नहीं कि कितनी बार। मम्मी चीखी। मैंने उन्हें फिर से मारा। लता चाची भागने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनके बाल खींचे। ब्रजेश चाचा। उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उन्मादी थी। हर जगह खून था। मैं जमीन पर गिर पड़ी। खामोशी। केवल लोहे और खून की गंध थी। डीसीपी विक्रम शांत रहे, हालांकि उन विवरणों को सुनकर उनका दिल सख्त हो गया था। उसके बाद तुमने क्या किया? मैंने अरमान को फोन किया। मैंने कहा कि वे मर चुके हैं। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर ठंड से हंसा। उसने कहा कि मैं बहुत आगे निकल गई हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उसने मुझे शवों को ठिकाने लगाने के लिए कहा। अगर नहीं, तो वह मेरे सारे कृत्य के सबूत पुलिस को सौंप देगा। उसने कहा, तुम पहले से ही खून में सनी हो, तो पूरी तरह से भीग जाओ। तो अरमान को उसी रात पता चल गया? डीसीपी विक्रम ने तेजी से पूछा। रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह 1 घंटे बाद भी आया। उसने फर्श पर पड़े शवों को देखा। मैंने उससे मदद मांगी। उसने किसी भी चीज को नहीं छुआ, केवल सलाह दी। उसने कहा, प्लास्टिक में लपेटो, डूबने के लिए ईंटें डालो। उसने मुझे काले प्लास्टिक के थैलों का एक ढेर दिया। मैंने यह सब अकेले किया। युवा अन्वेषक ने जोर से थूक निगला। इसका मतलब है कि अरमान ने वास्तव में हत्या के परिणाम को देखा। डीसीपी विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने फिर से रिया को देखा। क्या तुम निश्चित हो कि किसी और ने मदद नहीं की? नहीं, केवल मैं। लेकिन अरमान के दबाव के बिना मैं इतना आगे कभी नहीं जाती। डीसीपी विक्रम ने अपने सामने की फाइल बंद कर दी। तुम्हारा कबूलनामा दर्ज किया जाएगा, लेकिन याद रखना, कानून केवल तुम्हारी बातों का मूल्यांकन नहीं करेगा। रिया ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे, लेकिन यह सच्चे पश्चाताप के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण ज्यादा था। इस बीच एक दूसरे कमरे में अरमान आराम से बैठा था, हालांकि उसके हाथ हथकड़ी में थे। जब एक अन्वेषक यह खबर लेकर आया कि रिया ने उसका नाम ले लिया है, तो वह केवल धीरे से हंसा। वह सोचती है कि वह मुझे अपने साथ नीचे खींच लेगी। नहीं, डीसीपी, मैंने वह चाकू नहीं छुआ। सारा खून उसके हाथों पर है, मेरे नहीं। डीसीपी विक्रम उस कमरे में गए, अरमान को तीखी नजरों से देखते हुए। तुमने चाकू नहीं पकड़ा, लेकिन तुमने आग लगाई। तुमने दबाव डाला, तुमने देखा, तुमने शवों को ठिकाने लगाने का तरीका बताया। तुम्हें क्या लगता है कि कानून तुम्हें बाहर हंसने देगा? अरमान ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, शांत रहते हुए। अगर मैं गिरा, तो कई बड़े नाम साथ आएंगे। क्या तुम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो, डीसीपी? विक्रम ने अपने गुस्से को रोका और फिर ठंड से कहा, मैंने तुमसे भी बड़े लोगों से लड़ाई लड़ी है। विश्वास करो, तुम तो बस उनमें से एक हो। उस रात दोनों कैदियों को अलग अलग सेल में रखा गया। रिया खामोशी में रो रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। अरमान एक संकरी चारपाई पर आराम से लेटा था, उसकी आंखें एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ छत को घूर रही थी। बाहर हत्या की खबर ने शहर को हिलाकर रख दिया था। मीडिया ने वर्मा परिवार के मामले को उस साल की सबसे क्रूर त्रासदी के रूप में दिखाया। ग्रामीण अभी भी हर रात कमल के तालाब को घूरते थे, जो अब केवल काला कीचड़ था। उसकी बदबू अभी तक नहीं गई थी।
जैसे यह हर किसी को याद दिला रही हो कि एक मीठी मुस्कान के पीछे सबसे क्रूर शैतान छिपा हो सकता है। डीसीपी विक्रम ने उस दिन को फाइल में एक महत्वपूर्ण नोट के साथ समाप्त किया। मकसद, कर्ज का दबाव और लालच। मुख्य अपराधी, रिया। सहायक, अरमान। अरमान के पीछे के नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच की आवश्यकता है, लेकिन वह जानते थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी ऐसे राज थे जिन्हें अरमान छिपा रहा था, और शायद वे राज उस कमल के तालाब के कीचड़ से भी ज्यादा अंधेरे थे जिसने एक पूरे परिवार को निगल लिया था। पहले मुकदमे का दिन आखिरकार आ गया। मुंबई में हंगामा मच गया। सुबह से ही जिला न्यायालय का परिसर खचाखच भरा था, कैमरों और माइक्रोफोन के साथ पत्रकार और उस गांव के नागरिक जहां वर्मा परिवार का घर था। कुछ केवल देखने आए थे, कुछ अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि त्रासदी वास्तव में हुई थी। कोर्टरूम में माहौल तनावपूर्ण था। कुर्सियां भरी हुई थी, हवा घुटन भरी थी, केवल पुराने पंखे की चरमराती आवाज। न्यायाधीशों का पैनल काले वस्त्रों में सख्त चेहरों के साथ बैठा था। सरकारी वकील एक मोटी फाइल के साथ खड़ा था, जबकि रिया और अरमान के बचाव दल आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब दरवाजा खुला तो दोनों अभियुक्तों को अंदर लाया गया। रिया, नारंगी कैदी की वर्दी में, पीला चेहरा, बिखरे बाल, उसके कदम कमजोर थे। उसके पीछे अरमान सीधा चल रहा था, हालांकि उसके हाथ हथकड़ी में थे, लेकिन उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। कमरा गूंज उठा। नागरिकों की फुसफुसाहट, दिव्या मौसी के रोने की आवाज, और यहाँ तक कि गुस्से भरी चीखें भी सुनाई दी। नालायक! तुमने अपने ही माता पिता को मारने की हिम्मत कैसे की? एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, इससे पहले कि एक अधिकारी उसे तुरंत शांत कराता। न्यायाधीशों के पैनल ने हथौड़ा पीटा। सुनवाई शुरू होती है। वकील खड़ा हुआ, उसकी आवाज बुलंद थी। माननीय न्यायाधीश, यह मामला एक मानवीय त्रासदी है। एक बेटी, रिया, ने पैसे के लिए बेरहमी से अपने पिता, माँ, चाची और चाचा की हत्या कर दी। और एक आदमी, अरमान, ने दबाव डाला, धमकी दी और सबूतों को मिटाने के तरीके सुझाए। भौतिक सबूत, गवाह और अभियुक्तों के स्वयं के कबूलनामे स्पष्ट हैं। हम लागू कानून के अनुसार सबसे कड़ी सजा की मांग करते हैं। कोर्टरूम फिर से कोलाहलपूर्ण हो गया। एक-एक करके गवाहों को बुलाया गया। श्री शर्मा भारी कदमों से आगे बढ़े। माननीय न्यायाधीश, मैंने खुद रिया को कई बार रात में तालाब के पास कुछ डालते हुए देखा। मैंने अरमान को भी उसे बरामदे पर धमकाते हुए सुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सारे शक सच हो जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कांपती आवाज में अनुसरण किया। मुझे अभी भी याद है कि उसने हमें आयातित फल दिए थे और कहा था कि उसके माता-पिता ऋषिकेश में हैं। लेकिन मेरे दिल में हमेशा बेचैनी रहती थी। उस तालाब का पानी बहुत मैला था, उसकी गंध अजीब थी। मुझे पता था कि कुछ गलत है। फिर दिव्या मौसी की बारी आई। जब वह खड़ी हुई तो उसका शरीर कांप रहा था, आंसू गिर रहे थे। माननीय न्यायाधीश, मैं पीड़ितों की बहन हूँ। मेरी बहन, राधिका, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान थी। यह असंभव है कि वह बिना बताए चली जाती। रिया, मेरी भतीजी। उसने शुरू से ही झूठ बोला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस बच्ची को हमने बचपन से पाला, वह ऐसा करने में सक्षम थी। रिया ने सिर झुका लिया, उसके आंसू गिर रहे थे लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। जब अरमान से बात करने के लिए कहा गया, तो उसने शांत आवाज में पूरी तरह से रिया पर दोष मढ़ने की कोशिश की।
मैंने तो बस एक कर्ज दिया था। अगर वह भुगतान नहीं कर सकी तो यह उसका मामला है। मैंने उसे कभी मारने के लिए नहीं कहा। सारा खून उसके हाथों पर है। वकील ने तुरंत संदेशों के सबूतों के साथ जवाब दिया। आपने कहा, समय समाप्त। तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या होगा। आप उस घर में गए जब शव अभी भी पड़े हुए थे। आपने प्लास्टिक और ईंटों से शवों को ठिकाने लगाने का तरीका सुझाया। यह केवल एक साहूकार का काम नहीं है, यह एक सक्रिय भागीदारी है। अरमान ने एक पल के लिए अपनी मुस्कान खो दी। यह तो बस एक सहज सुझाव था। मैंने चाकू को कभी नहीं छुआ। न्यायाधीश ने उसे तीखी नजरों से देखा। आपके द्वारा दी गई सलाह ने 4 जाने कीचड़ में दफनाने के लिए काफी थी। जब रिया की बोलने की बारी आई तो वह आखिरकार कांपते हुए शरीर के साथ खड़ी हुई। माननीय न्यायाधीश, मैं गलत थी, मैं कमजोर थी, मैं दबाव में थी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मेरा इरादा नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि वे मेरी बात सुने। मैं अरमान से डरती थी, वह हमेशा मुझ पर दबाव डालता था। मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। कोर्टरूम में रोना फूट पड़ा। दिव्या मौसी ने अपनी गवाह की सीट से चिल्लाया, तुम डर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी बहन को क्यों मारना पड़ा? तुमने सबको क्यों मारा? क्या यही जवाब था? रिया उन्माद में रोने लगी, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज कमरे के कोलाहल में डूब गई। न्यायाधीश को बार बार हथौड़ा पीटना पड़ा। गवाहों के समाप्त होने के बाद वकील ने अपनी आधिकारिक मांगों के साथ समापन किया। रिया को 4 परिवार के सदस्यों की सुनियोजित हत्या का दोषी पाया गया है। हम मौत की सजा की मांग करते हैं। अरमान को वसूली, धमकी और अपराध को छिपाने में मदद करने का दोषी पाया गया है। हम आजीवन कारावास की मांग करते हैं। खामोशी। सभी की आंखें दोनों अभियुक्तों पर टिकी थी। रिया रो रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। अरमान ने एक पल के लिए आरोप लगाया और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ न्यायाधीश को देखा, जैसे उसके पास अभी भी कोई योजना छिपी हो। डीसीपी विक्रम, जो पीछे की बेंच पर बैठे थे, ने दोनों को सख्त चेहरे से देखा। उनके लिए यह मुकदमा केवल सजा के बारे में नहीं था, बल्कि यह दिखाने के बारे में भी था कि कैसे लालच और दबाव एक इंसान को एक राक्षस में बदल सकते हैं। और अदालत के बाहर गांव वाले अभी भी जमा थे, प्रार्थना कर रहे थे कि न्याय वास्तव में हो। वे अब वर्मा परिवार के बड़े घर को समृद्धि के प्रतीक के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए वह अब एक भूतिया घर बन चुका था, जहां एक कमल का तालाब सबसे क्रूर विश्वासघात का मूक गवाह था। उस दिन मुंबई में भूरे बादल छाए हुए थे। सुबह से ही जिला न्यायालय का भवन लोगों से खचाखच भरा था। हर कोई वर्मा परिवार की हत्या के मामले पर फैसले के चरम क्षण का इंतजार कर रहा था। पत्रकार कैमरों के साथ खड़े थे, गांव वाले गुस्से और जिज्ञासा से भरे चेहरों के साथ आए थे, जबकि पीड़ित परिवार, खासकर दिव्या मौसी, सूजी हुई आंखों के साथ सामने की सीट पर बैठी थी। जब दोनों अभियुक्तों को अंदर लाया गया तो कमरा गूंज उठा। रिया और भी दुबली लग रही थी, चेहरा पीला, आंखें खाली, जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। अरमान ने अभी भी अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, हालांकि उसके हाथों में लगी हथकड़ी साफ तौर पर उसे शक्तिहीन बना रही थी। न्यायाधीशों का पैनल हुआ, हथौड़ा 3 बार पीटा गया और कमरा खामोश हो गया। मुख्य न्यायाधीश ने फाइल खोली। आज की सुनवाई फैसला सुनाने के लिए है। गवाहों के बयानों को सुनने, सबूतों की जांच करने, अभियोजक की मांगों और अभियुक्तों के बचाव को सुनने के बाद अदालत इस प्रकार निर्णय लेती है। न्यायाधीश की आवाज गूंज उठी, भारी,
हर शब्द कमरे की दीवारों पर एक कील की तरह लग रहा था। अभियुक्त रिया को अपने परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ सुनियोजित हत्या के अपराध का वैध और निर्णायक रूप से दोषी पाया गया है। यह कृत्य अत्यंत क्रूर है, मानवीय मानदंडों का उल्लंघन करता है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अभियुक्त को मौत की सजा सुनाता है। कोर्टरूम में तुरंत रोना फूट पड़ा। रिया उन्माद में चीख पड़ी, उसका शरीर कांप रहा था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मैं तो बस चाहती थी कि वे मेरी बात सुने। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। यहाँ तक कि दिव्या मौसी भी आंसू बहाते हुए खड़ी हो गईं और चिल्लाईं, मौत भी मेरी बहन के खून की कीमत चुकाने के लिए काफी नहीं है। न्यायाधीश ने फिर से हथौड़ा पीटा, कमरे को शांत करने के लिए मजबूर करते हुए। फिर न्यायाधीश ने जारी रखा, अभियुक्त अरमान। सबूतों पर विचार करने के बाद अभियुक्त को वसूली, धमकी और हत्या के निशान मिटाने के प्रयास में सलाह देने में भाग लेने का दोषी पाया गया है। हालांकि उसने सीधे तौर पर हत्या नहीं की, लेकिन अभियुक्त की भूमिका ने 4 जाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। कमरा फिर से गूंज उठा। अरमान एक पल के लिए चुप रहा और फिर धीरे से हंसा। आजीवन कारावास? इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन याद रखना, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मेरे पीछे असल में कौन है। उसके शब्दों ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत कोर्टरूम से बाहर घसीट लिया। रिया अभी भी जोर-जोर से रो रही थी। उसका शरीर लगभग गिर गया था, लेकिन अधिकारियों ने उसे जबरदस्ती घसीटा। कई लोग उसे गुस्से और भय के मिश्रण से घूर रहे थे। अब कोई दया नहीं थी। न्यायाधीश ने सुनवाई समाप्त की। न्याय हो गया है। सुनवाई समाप्त होती है। इमारत के बाहर गांव वाले जमा थे। कुछ को राहत मिली, कुछ अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। दिव्या मौसी एक टेलीविजन कैमरे के सामने खड़ी थी। उनकी आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। यह केवल सजा के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कैसे लालच एक परिवार को नष्ट कर सकता है। उम्मीद है कि कोई और बच्चा अपने ही खून को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। डीसीपी विक्रम, जो कोर्टरूम से बाहर आए थे, ने पत्रकारों की भीड़ को देखा। यह मामला हमें याद दिलाता है कि कानून हमेशा चलता है। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई भी झूठ मौत की बदबू को नहीं छिपा सकता। फैसले के कुछ महीने बाद वर्मा परिवार का बड़ा घर यूं ही छोड़ दिया गया। पीछे का कमल का तालाब सुखाकर भर दिया गया था। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव वाले अक्सर कहते कि कुछ रातों में हवा अभी भी उस पूर्व तालाब की दिशा से एक हल्की सड़ी हुई गंध लाती है, जैसे वर्मा परिवार की आत्माएं वास्तव में शांत न हों। लोगों ने इसे एक सबक की कहानी बना लिया। वे अपने बच्चों से कहते कि लालच एक मीठी मुस्कान को एक शैतान के नकाब में बदल सकता है, कि पैसा और शानदार जीवन शैली का कोई मतलब नहीं है अगर उसकी कीमत परिवार के खून से चुकानी पड़े। दिव्या मौसी, हालांकि नुकसान के घाव के साथ जी रही थी, अक्सर गांव की सभाओं में कहती, धन कमाया जा सकता है, लेकिन परिवार को बदला नहीं जा सकता। अगर हम दुनिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम सब कुछ खो सकते हैं। मेरे परिवार के साथ जो हुआ उससे सीखो। रिया और अरमान की कहानी सलाखों के पीछे समाप्त हो गई, लेकिन इसका नैतिक संदेश बहुत लंबे समय तक गूंजता रहा। गांव में, शहर में और यहाँ तक कि टेलीविजन पर भी लोग इस पर चर्चा करते थे। वह त्रासदी एक कड़ी चेतावनी बन गई कि चाहे कोई भी कारण क्यों न हो,
धन के लिए परिवार की हत्या करना केवल अपराधी को एक अंतहीन अंधेरे में ही ले जाएगा। और भले ही कानूनी न्याय हो गया हो, लेकिन उस कमल के तालाब की कीचड़ की गंध हर किसी की याद में बनी रही, इस बात का प्रतीक कि जब इंसान लालच को अपने दिल पर कब्जा करने देता है तो वह कितना गहरा गिर सकता है।